हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और जॉब के बारे में डिस्कशन कर रहा था। तो मैंने उससे एक सवाल किया और वो सवाल ये था कि तुझे नहीं लगता कि सरकार जो है वो बेरोज़गारी के ऊपर बिजनेस कर रही है? तो उसका जवाब था हाँ बिल्कुल। फिर उसने आगे मुझे बताया कि दरअसल जो मध्य प्रदेश सरकार है, जहाँ तक हमें लगता है, वो ये नहीं चाहती कि यहाँ से बेरोजगारी ख़त्म हो। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश के एक बोर्ड है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, अगर उसकी तुलना केंद्र सरकार के एसएससी बोर्ड से करें जो हर साल बहुत सारी वैकेंसी निकालती है, तो आप देखेंगे कि एसएससी बोर्ड जो है वो हर आवेदन का सिर्फ 100 रुपये चार्ज करता है। उसके बावजूद भी वो किसी भी फीमेल से आवेदन शुल्क नहीं लेता, किसी भी एससी एसटी और जो विकलांग कैटेगरी के लोग हैं उनसे बिल्कुल भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता है। उनका आवेदन शुल्क माफ़ रहता है। और इसके अलावा वो जनरल वालों से और ओबीसी से सिर्फ 100 रुपये चार्ज करता है। अब अगर हम इसकी तुलना, यानी केंद्र सरकार के एसएससी बोर्ड की तुलना अगर हम राज्य सरकार के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से करें, तो आप देखेंगे कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हर एग्ज़ाम का जनरल कैटेगरी से 570 रुपये चार्ज करता है प्रति आवेदन, और ओबीसी, एससी और एसटी से वो सेम चार्ज करता है 320 रुपये, और विकलांग से भी वो 320 रुपये चार्ज करता है। और सारी फीमेल की जो कैटेगरियां हैं, फीमेल जिस अपनी अपनी कैटेगरी में जो आती हैं उसके हिसाब से आवेदन शुल्क देती हैं। तो आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जबकि एग्ज़ामिनेशन बोर्ड जो है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, वो उस एग्ज़ाम का भी सेम चार्ज कर रहा है जो जिसका सिलेक्शन 3 फेज में होना है, और उस आवेदन को, यानी उस वैकेंसी के आवेदन को भी उतना ही चार्ज कर रहा है जिसका सिलेक्शन सिर्फ 1 फेज में होना है, यानी केवल आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जैसे कि पटवारी के एग्ज़ाम में देखा गया था। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और आपको एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश में आप कोई सी भी वैकेंसी देख लीजिए। अभी हाल ही में एमपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 8 लाख फॉर्म भरे गए थे और इसी आवेदन शुल्क के साथ। तो 8 लाख फॉर्म का अगर हम 570 और 320 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अरबों रुपए होते हैं, करोड़ तो होते ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मैंने भी उसकी जब ये बात सुनी तो मुझे भी लगा कि हाँ वाकई जो मध्य प्रदेश सरकार है वो बेरोजगारी के ऊपर बिजनेस कर रही है। दरअसल वो चाहती ही नहीं है कि मध्य प्रदेश से बेरोजगारी ख़त्म हो, क्योंकि आप ऐसा देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में 20 से 25 लाख युवा बेरोजगार है और हर साल इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर हम ये देखें कि सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में कितनी जॉब्स निकाल रही है, तो वो कुछ 1,000 ही हैं। तो अगर आपने एक साल में 70-80 हज़ार, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, पर 70-80 हज़ार वैकेंसी भी अगर आप निकाल रहे हैं, तब भी मध्य प्रदेश में आज और आज के 10 साल बाद भी बेरोजगारी ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि बेरोजगारी जिस सिस्टम से ख़त्म होगी वो सिस्टम यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि अब आप ये सोचिए ना कि 20-30 लाख बेरोजगार युवा जब मध्य प्रदेश में है, तो उनके वजह से उनके जो परिवार हैं उनको कितना संकट हो रहा होगा, और वो खुद अपने आप में कितना अफसोस कर रहे होंगे नौकरी ना लगने की। मैं रोज़ कम से कम 10 से 20 लोगों से डेली मिलता हूँ जिनकी नौकरी नहीं लगी है, जो नौकरी से परेशान हैं, जो जाने कितने सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद में स्टूडेंट आते हैं, पर उसके बाद भी नौकरियाँ केवल कुछ लोगों को ही मिलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका कहना बिल्कुल सही था। मध्य प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश का को मुझे लगता है काफ़ी राज्यों की ऐसी सरकारें हैं जो बेरोजगारी के ऊपर बिजनेस कर रही हैं, और वो नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश से बेरोजगारी खत्म। इसके बाद मैंने उससे एक क्वेश्चन और किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि उनकी जो नौकरी ना लगने की वजह है वो उनकी जाति है। और मैंने काफ़ी लोगों से ये बात सुनी भी है कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम जनरल में हैं इसलिए हमारी नौकरी नहीं लगी, वो एससी में है तो उसकी नौकरी लग गई। तो इस बारे में क्या तुझे ऐसा लगता है कि हाँ तेरी नौकरी भी तेरी जाति की वजह से नहीं लगी है? तो उसने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया। उसने कहा कि हमारे मन में, यानी जो बेरोजगार हैं मेरे भारत के और मेरे राज्य के, उन बेरोजगारों के मन में ये सवाल आना ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, मतलब बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करता है।
क्योंकि ये जो सवाल हमारे मन में आता है कि हमारी जाति के वजह से हमारी नौकरी नहीं लगी है, ये सवाल आपको किसी एक भ्रष्ट नेता का वोट बैंक बना देता है। और हर बेरोजगार को, जो हम बेरोजगार अभी एक हैं, यानी जो 20-25 लाख मैंने बेरोजगारों की बात करी, तो वो 20-25 लाख बेरोजगार आपस में बट जाते हैं, यानी वो बिखर जाते हैं सिर्फ इस एक सवाल पे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी जाति आपका एक कारण है नौकरी ना लगने का, तो आप इसमें थोड़ा गलत हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन इस वजह से ना हुआ हो क्योंकि सरकार में और वैकेंसी भी खाली है, बट सरकार ने केवल उतनी ही वैकेंसी निकाली आपकी कैटेगरी के लिए। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, संविधान में रिजर्वेशन उन जिन लोगों को मिला है वो संविधान के अकॉर्डिंग मिला है, उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखा है। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि उन्हें मिलने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, पर आपकी नौकरी ना लगने की वजह रिजर्वेशन मुझे तो नहीं लगता है। और यही बात उसने भी कही, क्योंकि वो भी जनरल कैटेगरी में आता था, तो उसने मुझसे बहुत अच्छी बात कही कि अगर मेरे मन में ये सवाल आ गया कि मेरे जनरल होने से मेरी नौकरी नहीं लगी है, तो वो मुझे किसी भ्रष्ट नेता का वोट बैंक बना देगी। मेरी वो सोच, मेरा वो सवाल किसी भ्रष्ट नेता का वोट बैंक बना देगा। क्योंकि आप फिर मान लीजिए कि आपके मन में सवाल आ गया कि मेरी जो नौकरी है वो मेरी जाति की वजह से नहीं लग रही है। उसके बाद कोई नेता आपके पास आया इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने, जिसके बारे में आपने पहले से सुन के रखा हुआ है कि ये SC ST वालों को हेट करता है, उनके हाथ का पानी भी नहीं पीता, तो वो जब आपके पास आएगा और आप उससे पूछोगे कि भैया मैं आपको वोट क्यों दूं, तो उसका एक आंसर होगा कि मैं रिजर्वेशन हटा दूंगा। तो आपके मन में तुरंत एक थॉट आ जाएगा कि हाँ ये सही है, अगर ये मैं इसको वोट दूंगा, ये सत्ता में जाएगा, सत्ता में जाने के बाद ये वो रिजर्वेशन हटा देगा और मेरी नौकरी लग जाएगी। आपने ऐसा सोचकर उसे वोट दिया। अब वो जब सरकार में आएगा वो भ्रष्ट नेता, तो वो क्या करेगा सबसे पहले तो, और मैंने अक्सर ही देखा है वो यही होता है, वो सत्ता में आने के बाद केवल अपना बैंक बैलेंस और अपने आसपास के जो चाचा ताऊ के लड़के होते हैं, केवल उन्हीं के भले के बारे में सोचता है और उन्हीं की नौकरियां आगे लगवाता है और किसी और लोगों की नौकरियां भी लगवाता है। तो मैंने ऐसा सुनते हैं कि वो पैसे भी खाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब आपके मन में ये सवाल आया कि आपकी जाति की वजह से आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपने इसी सोच के चलते एक ऐसे इंसान को नेता बना दिया जो आपके बारे में सोचता ही नहीं है, जबकि वो आपकी कैटेगरी का है, बट वो आपके बारे में ना सोचकर केवल अपने बैंक बैलेंस के बारे में और अपने भाई भतीजावाद जो एक रिश्ता चलता है हमारी राजनीति में, उसके बारे में सोच के उनको सत्ता में पहुंचा दिया और वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ के केवल अपने अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। और अब आप अगले 5 सालों तक उससे कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपको मिलेगा ही नहीं। आपको उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, हाथ जोड़ के जाना पड़ता है कि सर देखो मेरी नौकरी नहीं लग रही है। और ऐसे ही करते करते जब 5 साल निकल जाएंगे तो आप अगले, और ये जो गुस्सा आप इन 5 सालों में आपकी नौकरी ना लगने का जो गुस्सा है वो भी आप उन लोगों पे निकालते हैं जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो दोस्तों उसका ये कहना बिल्कुल सही है कि आपको नौकरी ना लगने की वजह जो सरकार का एक बोलना चाहिए, सरकार की एक नीति है बेरोजगारी के ऊपर बिजनेस, उस नीति के कारण ही आपकी नौकरी नहीं लग रही है, ना कि रिजर्वेशन के कारण। और जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है उनको भी उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दोस्तों अगर आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है तो उसके पीछे के कोई ना कोई कारण है, पर यदि आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो आपका ये फर्ज बनता है कि सरकारी, आपके एक परिवार में मान लीजिए आपका एक परिवार है, आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है, आपको सरकारी नौकरी मिल गई, तो सरकारी नौकरी मिलने के बाद आपका ये फर्ज भी बनता है, और मैं चाहूँगा कि ये हर उस रिजर्वेशन वाले को करना चाहिए जिसकी सरकारी नौकरी लग चुकी है, परिवार में किसी एक की सरकारी नौकरी लग चुकी है। तो आपकी सरकारी नौकरी लगने के बाद आपके पूरे परिवार को आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिलने वाला, आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं आप उसका त्याग करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर आप शुरू कर देंगे तो हो सकता है किसी ज़रूरतमंद को, जो हमारे भारत देश में ही रहता है, किसी ज़रूरतमंद को उस सुविधा का फ़ायदा मिले और वो आगे अपने आप को सुधारने में, अपना जीवन सुधारने में उस सुविधा का इस्तेमाल कर पाए। तो उसने ये दोनों बात बहुत अच्छी कही, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सारे दोस्तों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो रीज़न है वो रीज़न केवल हम जो बेरोजगार हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में जो बेरोजगारी है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ राजनीति है,
और हिंदू मुस्लिम वाला जो राजनीति हमारे कुछ नेता करते हैं, केवल वही एक मात्र कारण है आपके और मेरे बेरोजगार रहने का। तो बेहतर है कि आप सरकार के ऊपर सवाल करना सीखें, अगर अपने हित के लिए। सरकार से जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, सरकार आपको आपस में बिखेरी रहेगी और अपना आपका इस्तेमाल अपने वोट बैंक के लिए करती रहेगी। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है कि मध्य प्रदेश में इतना बेरोजगार है और पूरे भारत में इतना बेरोजगार है। क्योंकि अभी हाल ही का एक केस अगर आपको याद होगा तो मार्च 2018 में रेलवे ने ग्रुप सी और एनटीपीसी के कुछ आवेदन लिए थे, जिसकी पर आवेदन जो फीस थी वो 500 रुपये थी और कुछ स्पेशल कैटेगरी वालों को 250 रुपये लिए गए थे। तो 250 रुपये और 500 रुपये, और आप जानते हैं उसमें जो आवेदन आए उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। यानी पूरे भारत में 2 करोड़ से भी ज़्यादा बेरोजगार ऐसे हैं जिन्होंने उस रेलवे की वैकेंसी में आवेदन दिया था, और इसको निकले हुए 2 साल बीत चुके हैं और रेलवे ने अभी तक वो एग्ज़ाम नहीं कराया है। अब 2 करोड़ का अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 500 में भी ना करते हुए अगर आप 250 में भी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी रकम निकल के आती है जो आपकी आंखें फैला देगी, आपकी आंखें बड़ी कर देगी, जिसका हिसाब हर युवा मांग रहा है जिसने उसमें आवेदन दिया था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम ही नहीं करवाया अभी तक रेलवे ने। तो आप सोचिए, अब इसमें कोई किसी बेरोजगारी की तो गलती है नहीं, उसने तो बेचारे ने अपनी बेरोजगारी को देखते हुए उसमें आवेदन कर दिया, और पर आवेदन 500 रुपये चार्ज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, सवाल केवल सरकार से किए जाएं, ना कि आपसे और मुझसे, क्योंकि आप और मैं इसका जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। सिर्फ ऐसी संतुष्टि दे देंगे जो केवल आपको तसल्ली दे और मुझे तसल्ली दे। नमस्कार।